नमस्कार, मैं हूँ विनोद बिश्नोई और अपने चर्चा कर रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान। आज हम लोग बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य रूप से अध्यापक को क्या लाभ होता है, एक अध्यापक जो है उसको क्या फ़ायदा है। तो अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है बीएड में कि एक अध्यापक को शिक्षा मनोविज्ञान के क्या फ़ायदा है, आप लिखिए, तो आप इसमें से बहुत सारी बातें लिख सकते हैं। वैसे तो शिक्षा मनोविज्ञान के हजारों अनंत लाभ हैं इसके, फिर भी कुछ हम महत्वपूर्ण चर्चा यहाँ पर करेंगे। और अगर ये प्रश्न आपसे ऐसे पूछता है कि शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य एवं उपयोग लिखिए, तो आप उसमें ये जो हम आज चर्चा करेंगे वो बिंदु आप उसमें भी लिख सकते हैं, क्योंकि अध्यापक के लिए लाभ और अध्यापक के लिए उपयोग वो उस शिक्षा मनोविज्ञान का किस प्रकार से करते हैं, फायदा क्या है। तो ये दोनों अगर प्रश्न आए तो आप इसमें ये सारे बिंदु जो हम बात करेंगे वो लिख सकते हैं। और इनके अलावा भी अगर आपको कुछ और अच्छा मिले कहीं पर और लगे कि हाँ जी सर ये भी हो सकता है, तो सकारात्मक बातें इसमें अपने लिख सकते हैं। जैसे सबसे पहले मैं चर्चा करूं कि अध्यापक को इसका क्या लाभ है, तो सबसे बड़ा लाभ तो इसको ये है व्यवहार का ज्ञान। व्यवहार का ज्ञान, बालक किस प्रकार की परिस्थितियों में कैसा व्यवहार कर सकता है, इसका ज्ञान भी शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को करवाती है। क्योंकि बालक का व्यवहार अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग है। जैसे शिशुकाल, बाल्यकाल, किशोरावस्था, इन सभी कालों में बालक का व्यवहार अलग अलग दिखाई देता है। तो इस प्रकार उनके व्यवहार जो है उसमें भिन्नता को देखकर अध्यापक जो है बालक को उसी प्रकार से सिखाने का प्रयास करते हैं ताकि वो अपने जीवन में और अच्छे से काम कर पाए। फिर इसी प्रकार का एक और जुड़ा हुआ है बिंदु जिसमें हम कहते हैं जन्मजात प्रवृत्तियों का ज्ञान। प्रवृत्तियों का ज्ञान, अध्यापक जो हैं उनको बच्चों की जो जन्म से उनके साथ में कुछ विशेषताएं जुड़ी हुई हैं, जो गुण बच्चे जन्म से अपने साथ लेके आते हैं, उन सब का ज्ञान भी शिक्षा मनोविज्ञान करवाती हैं। जैसे संवेग किस प्रकार से किस अवस्था में बच्चा कौन सा संवेग प्रदर्शित करेगा, और अगर हम उसके साथ में अच्छा व्यवहार करें तो उस संवेग को हम किस दिशा में और अच्छे से अग्रसित कर सकते हैं। इन सभी बातों का ज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान करवाता है। जैसे संवेग में अपनी एक बात करें तो एक संवेग जो हम कहते हैं क्रोध, शिशुकाल और किशोरावस्था में ये बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। तो अगर अध्यापक को इसका ज्ञान है कि इनको नियंत्रण कैसे करना है, तो वो अच्छे से बच्चों को सिखा सकता है। इसी से जुड़ी हुई अगर एक बात मैं करूं तो और भी फायदा मिलता है अध्यापक को अनुशासन। अनुशासन का ज्ञान, अनुशासन कैसे स्थापित करना है। तो अगर उनको अवस्थाओं का ज्ञान है और बच्चे के संवेग और व्यवहार का ज्ञान है, तो वो अपनी कक्षा में अनुशासन अच्छे से स्थापित कर सकते हैं, अच्छे से इसको स्थापित कर पाएंगे। और मुख्य रूप से कौन सा अनुशासन अच्छा रहता है, समय अनुशासन। बच्चे को प्रेम से अच्छा सिखाकर स्वयं अनुशासित रहने की प्रेरणा हम दे सकते हैं। इसका ज्ञान भी हमें कौन करवाता है, शिक्षा मनोविज्ञान। इसके बाद में अपने बात कर सकते हैं, एक और पॉइंट भी लिख सकते हैं
निर्देशन और परामर्श, निर्देशन और परामर्श का ज्ञान। आप देखेंगे जब अध्यापक को बालक के व्यवहार का ज्ञान है, जब जन्मजात जो प्रवृत्तियां हैं उनके बारे में भी अगर ज्ञान है, जैसे संवेग है, रुचि है, ठीक है। अब लोग कहेंगे कि सर रुचि जो है वो फिर क्या है, वो जन्मजात है। तो ये जन्मजात और अर्जित दोनों मानी जाती हैं। तो संवेग है, रुचि है, इन सब का उन्हें नॉलेज होता है अध्यापक को, तो वो अच्छे से इसका निर्देशन कर सकते हैं। एक हमने लिखा है अनुशासन, तो स्व अनुशासन कैसे स्थापित किया जाए ये भी हमें सिखाने में और सीखने में जो मदद करती है वो करती है शिक्षा मनोविज्ञान। और निर्देशन और परामर्श, बच्चे को कौन सा विषय रखना चाहिए, किस कार्य में वो सफल हो सकता है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो उसमें उसका किस प्रकार से निर्देशन करना है, इन सब का ज्ञान करवाती है शिक्षा मनोविज्ञान। एक अपने पॉइंट लिख सकते हैं, पाठ्यक्रम निर्माण, बच्चे की आयु, उसकी रुचि, उसकी योग्यता, इन सभी को ध्यान में रखकर एक अध्यापक एक अच्छे पाठ्यक्रम का निर्माण कर सकता है। इन सभी बातों का जो हमें ज्ञान करवाता है एक अध्यापक को, वो कौन सा विषय है, शिक्षा मनोविज्ञान। इसके बाद में अगर हम चर्चा करें तो एक लिख सकते हैं नौकरी का ज्ञान। नौकरी का ज्ञान, नौकरी का ज्ञान का मतलब यहाँ पे है एक अध्यापक को अपने कर्तव्यों का ज्ञान। जो अध्यापक मनोविज्ञान को जानता है और समझता है वह अध्यापक अपने कर्तव्यों का निर्वहन बड़े अच्छे से कर सकता है। कैसे, जैसे व्यवहार का नॉलेज है, संवेगों की जानकारी है, अनुशासन कैसे स्थापित करें ये उनको पता है, निर्देशन कैसे करना है, परामर्श कैसे देना है, पाठ्यक्रम का निर्माण कैसे करना है। तो अगर इतनी सारी बातों का उन्हें नॉलेज है तो यकीनन वह अध्यापक एक श्रेष्ठ अध्यापक कहलाएंगे। और वो क्या करेंगे, अपने कर्तव्यों का, अपनी ड्यूटी का, नौकरी यानी ड्यूटी हम कहते हैं ना, वो ड्यूटी पे जा रहे हैं, तो नौकरी यानी ड्यूटी, अपना जो कर्तव्य है उसको अच्छे से निर्वहन यहाँ पर एक अध्यापक कर सकते हैं। एक हम इसमें लिख सकते हैं विषय वस्तु प्रस्तुत करना। अपनी सब्जेक्ट का जो भी आप पढ़ाना चाहते हैं, जिस भी विषय से संबंधित विषय वस्तु को पढ़ाना चाहते हैं, उसको किस प्रकार से रखना है बच्चों के सामने, किस प्रकार से उसको प्रस्तुत करना है, उनके मनोविज्ञान को समझकर ये भी हमें सिखाता है शिक्षा मनोविज्ञान। तो आपने देखा कितने इसके फायदे हैं, बहुत सारे इसके लाभ हैं जो हम बता सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है एक अध्यापक को एक अच्छा अध्यापक बनने में अब बहुत बड़ी इनकी शिक्षा मनोविज्ञान की भूमिका उसमें रहती है, वो बड़ा इसका फायदा मिलता है अध्यापक को। तो शिक्षा मनोविज्ञान एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और इसका ज्ञान प्रत्येक अध्यापक को होना चाहिए। एक अपने लिख सकते हैं स्वास्थ्य का ज्ञान। स्वास्थ्य का ज्ञान, स्वास्थ्य में शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक सभी प्रकार के जो स्वास्थ्य के आयाम हैं, उन आयामों के बारे में जो जानकारी देते हैं वो देती है शिक्षा मनोविज्ञान। किसी भी प्रकार की बच्चे की कोई बीमारी है तो उसको
किस प्रकार से हम बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ाना है ताकि वो उस बीमारी से भी निजात पाए और एक अच्छे अध्यापक के साथ में अच्छा सीख भी सके। तो अनंत लाभ हैं शिक्षा मनोविज्ञान के। एक बार आप पुनः देख लीजिए, व्यवहार का ज्ञान, जन्मजात प्रवृत्तियों का ज्ञान, अनुशासन, निर्देशन और परामर्श, पाठ्यक्रम निर्माण का ज्ञान, अपने नौकरी या कर्तव्य का ज्ञान, विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण और स्वास्थ्य का ज्ञान। स्वास्थ्य के ज्ञान में सभी प्रकार के संपूर्ण स्वास्थ्यों को हम इसमें शामिल कर सकते हैं। इस प्रकार से और भी जो आपको अच्छे लगे कि सर ये भी हो सकता है, जो अच्छी बातें हों वो अपने इसमें लिख सकते हैं। जैसे अगर हम कहें सीखने का ज्ञान, सीखने का ज्ञान, एक हम लिख सकते हैं सीखने की विधियों का ज्ञान, एक हम लिख सकते हैं सहायक सामग्री का ज्ञान, एक हम लिख सकते हैं इसमें सीखने के सिद्धांतों का ज्ञान, एक आप इसमें लिख सकते हैं बालक की रुचि, उसकी योग्यता का ज्ञान। कितने सारे पॉइंट हैं, मैंने मात्र एक आधी मिनट में ही इतने सारे पॉइंट्स आपके सामने लिख दिए हैं और अनंत हैं इसके पॉइंट्स अपने बहुत सारे। जो आपको लगे कि सर ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, जो सीखने से जुड़ा हुआ है, जो अच्छा है वो हम इसमें लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप पुनः देख लीजिए, सीखने का ज्ञान, सीखना यानी लर्निंग, लर्निंग बच्चे को कैसे सिखाना है, किस तरीके से सिखाना है, हम उसको किस तरीके से अच्छा सिखा सकते हैं। तो वो किसके माध्यम से सिखाएंगे, विधियों के माध्यम से। तो विधियों का ज्ञान, और विधियों में भी कौन सी विधि आ सकती है, प्ले वे मेथड आ सकता है, लेक्चर मेथड आ सकता है, अभिनय के माध्यम से आ सकता है। तो इसमें बहुत सारी सहायक सामग्री का हम उपयोग करते हैं, उसी का ज्ञान भी करवाता है शिक्षा मनोविज्ञान। एक है सीखने के सिद्धांतों का ज्ञान, सिद्धांत किस अवस्था में किस प्रकार से सिखाएंगे, किस बच्चे को उसकी भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार, उसका लोकल नॉलेज जो है उसके अनुसार, उसकी सांस्कृतिक, उसकी भाषा, उसके लोकल हीरो जो है, नायक जो है, ठीक है, जिन्होंने क्रांति में भाग लिया, क्या उनसे जोड़कर हम उनमें कुछ आदर्शों को उत्पन्न कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हम लोग जो है वो सरल से जटिल की ओर लेकर अगर हम बच्चे को चलें, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सिखाएं सरल भाषा में, और फिर थोड़ा थोड़ा उसको जटिलता की तरफ ले जाएं, तो भी बच्चे आसानी से सीख सकते हैं। तो सीखने के तो बहुत सारे सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों का ज्ञान भी शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को देती है। बच्चों की रुचि, उसकी योग्यता, इस प्रकार का नॉलेज भी शिक्षा मनोविज्ञान से मिलता है। एक बड़ा अच्छा हम लिख सकते हैं समय सारणी का निर्माण, समय सारणी का निर्माण, टाइम टेबल, कैसे टाइम टेबल बनाया जाए। ये प्रतियोगी परीक्षाओं में और विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों की बड़ी समस्या है कि टाइम टेबल कैसे बनाएं। हम कई बार तो ऐसा टाइम टेबल बना देते हैं जिसमें बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट होते हैं उनको पहले रख देते हैं, और बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होते हैं जिनकी हम चर्चा भी नहीं कर पाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, संतुलित रहे। विद्यालय की समय सारणी ऐसी होनी चाहिए जिससे सबको लाभ मिले। जैसे एक आपने सब्जेक्ट लिख रखा
जिसकी प्रकृति थोड़ी सी जटिल है, जो समझने में थोड़ा सा मुश्किल है। उसके बाद में आपने एक सरल सब्जेक्ट रख दिया, उसके बाद में फिर एक थोड़ा सा जटिल सब्जेक्ट रख दिया। इस प्रकार से जटिल, सरल, फिर थोड़ा सा जटिल, फिर सरल, इस प्रकार का सामंजस्य स्थापित करके एक टाइम टेबल बनाना चाहिए और उस टाइम टेबल को बच्चों की रुचि, योग्यता के अनुसार और साथ में सीखने के सिद्धांतों का उपयोग करते हुए बच्चे को सिखाना चाहिए। ये सब हमें जानकारी कौन देता है? शिक्षा मनोविज्ञान। तो इस प्रकार आपने देखा अनंत जो हैं वो फायदे हैं शिक्षा मनोविज्ञान के। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज जो चर्चा की है यहाँ पे, वो हमने चर्चा की है कि एक अध्यापक को शिक्षा मनोविज्ञान के कितने और कैसे लाभ हैं। आपको और भी मिले, कुछ अच्छा मिले कहीं पर, तो आप इसमें लिख सकते हैं। जैसे विद्यालय में कैसे रहना है, विद्यालय का प्रशासन किस प्रकार से चलाना चाहिए। क्या अकेला व्यक्ति कोई मैनेजमेंट कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। एक टीम की जरूरत पड़ती है। प्रशासन को चलाने के लिए हर एक छोटे से बड़े तक कर्मचारी की अपनी भूमिका होती है। उस भूमिका को किस प्रकार से मैनेज किया जाए ताकि अधिकतम लाभ मिल सके बच्चों को, वो ज्ञान भी कौन करवा देता है? शिक्षा मनोविज्ञान। तो आपने देखा सीखने से लेके मैनेजमेंट तक सभी बातों को सिखाता है शिक्षा मनोविज्ञान। इसलिए तो कहा जाता है कि प्रत्येक अध्यापक को शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, भले ही वो किसी विषय का क्यों न हो। मैं मानता हूँ आप लोग घर पे अच्छे से हैं, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। आप अच्छे से पढ़िए। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रश्न आए आपके सामने कि अध्यापक को क्या लाभ हैं, तो आप ये सभी लाभ लिख सकते हैं और भी अच्छे लाभ आपको मिले कहीं से तो आप वो भी लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं आगे की क्लास में। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।